हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास है वो आपके आरएस मेंस 2024 के पेपर फोर्थ की हिंदी की क्लास रहने वाली है। और हिंदी में आज हम बात करें तो आपके पार्ट ए, जिसमें आपके उपसर्ग, आपका प्रत्यय और आपका पर्यायवाची रहने वाला है। ठीक है, ये तीनों टॉपिक आज इसमें रहेंगे। और अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में मैंने आपको कल क्वेश्चंस आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया था भाव विस्तार का, भाव विस्तार का, जिसका अच्छे से हम आज सॉल्यूशन करेंगे। और आज हम कल का टॉपिक देंगे जो कि आपका पार्ट सी का यानी निबंध रहने वाला है। क्योंकि हमने पार्ट बी की है वो काफी सारी प्रैक्टिस कर ली है, अब हम साथ साथ में पार्ट सी का भी कंटेंट है वो कुछ ऐड करेंगे जिससे हमारी तैयारी है काफी अच्छी हो जाए। पार्ट ए और पार्ट बी का तो हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए हैं और उसमें हमने काफी अच्छे तक है, हमारे अब स्कोर है वो होने लग गया है। पार्ट सी पर भी काफी अब मेहनत करेंगे जिसमें कंटेंट ऐड करेंगे और ये भी हमारे पार्ट ए और बी की तरह अच्छे से कवर हो जाएगा। तो चलिए, पार्ट ए में हमारा व्याकरण का पहला ही क्वेश्चन है, उपसर्ग पृथक कीजिए। सबसे पहला अगर हम देखें तो उपसर्गों को पृथक करना है। इसमें ये नहीं बोला कि उपसर्ग और मूल शब्द दोनों लिखनी है, तो आप सिर्फ उपसर्ग है वो लिख सकते हो। मैं आपको दोनों चीज बताऊंगी, उपसर्ग और मूल शब्द दोनों। अत्यल्प, अत्यल्प की बात करें तो ये होगा आपका अति प्लस अल्प, अति प्लस अल्प। तो आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा, अति। उत्कंठा, उत्कंठा की बात करें तो इसमें आपका उद उपसर्ग रहेगा, उद प्लस कंठा, उद प्लस कंठा। तो इसमें आपका जो उपसर्ग की बात करें तो वो रहेगा उद। आगे बढ़े, अगला हमें दिया गया विकसक। विकसक की बात करें तो इसमें आपका जो उपसर्ग है वो तो है वी और प्लस इक्सक, प्लस इक्सक। तो वी प्लस इक्सक यानी विकसक। बेंजीर की बात करें तो इसमें आपका बे उपसर्ग रहने वाला है प्लस नजीर, बे प्लस नजीर। अगला है प्रमाण। प्रमाण की बात करें तो ये मैंने आपको कल भी बताया था, जब पर उपसर्ग से बनने वाले शब्द थे तो पर प्लस मान, प्रमाण। तो अत्यल्प में अति उपसर्ग, उत्कंठा में उद उपसर्ग, विकसक में वी उपसर्ग, बेंजीर में बे उपसर्ग, प्रमाण में पर उपसर्ग। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है अनुपजाऊ। अनुपजाऊ की बात करें तो इसमें अन उपसर्ग होगा, अन प्लस उपजाऊ, अन प्लस उपजाऊ। और ये कल हमने उर्वर का, अनुर्वर का जो हमने पर्यायवाची देखा था उसमें पढ़ा था कि जो होता है उसका पर्यायवाची क्या होता है, अन उपजाऊ यानी अनुपजाऊ, अन प्लस उपजाऊ। उसर का, उसर का ये क्या है, पर्यायवाची है। अभिज्ञ, अभिज्ञ की बात करें तो इसमें क्या होगा, अभि प्लस ज्ञ, अभि प्लस ज्ञ। अधिक्षण में क्या होगा, अधि प्लस इक्षण। इसमें कौन सा उपसर्ग आएगा, अधि प्लस इक्षण, अधिक्षण। अगला हमें दिया हुआ है संदिग्ध। संदिग्ध की बात करें तो इसमें जो हमारा उपसर्ग रहने वाला है वो होगा सम प्लस दिग्ध, सम प्लस दिग्ध, संदिग्ध। तो बेंजीर में बे उपसर्ग, प्रमाण में पर उपसर्ग, अनुपजाऊ में अनुपसर्ग, अभिज्ञ में अभि उपसर्ग, अधिक्षण में अधि उपसर्ग और संदिग्ध में सम उपसर्ग। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा संतान। संतान की बात करें तो इसमें सम उपसर्ग है, तो संतान का बनता है सम प्लस तान, संतान। उद्दत, उद्दत की बात करें तो उद प्लस हत। और ये मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी अपना उद उपसर्ग हो और द के बाद में है आए तो है का क्या बनता है, द बनता है। तो जहां भी आप द के बाद ध देख लो तो यानी हम जब इसको तोड़ेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका क्या आएगा, है आ जाएगा। तो उद प्लस हत, ये इंपॉर्टेंट है एक। आगे बढ़े, प्रवीण। प्रवीण का अर्थ क्या होता है, कुशल, किसी चीज में कुशल। तो उसका क्या हो जाएगा, पर प्लस वीण, वीण यानी वीणा। ये भी मैंने आपको कल बताया था जब मैंने पर उपसर्ग वाले शब्द आपको करवाए थे, उसमें मैंने प्रमाण, प्रवीण ये आपको शब्द लिखवाए थे। दुष्कृत्य, दुष्कृत्य की बात करें तो दुष्कृत्य में कौन सा आपका उपसर्ग दिया हुआ है, इसमें उपसर्ग दिया हुआ है दुष्। कौन सा है, दुष् प्लस में कृत्य, दुष् प्लस में कृत्य, दुष्कृत्य, दुष् प्लस में कृत्य। अगला आता है दुरात्मा।
दुरात्मा की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा दुर प्लस में आत्मा, दुरात्मा, दुर प्लस में आत्मा। इसमें दुर उपसर्ग, इसमें दुस उपसर्ग। प्रवीण में पर उपसर्ग। उपांग, उपांग की बात करें तो उपांग में आता है आपका उप उपसर्ग। उप प्लस अंग, उप प्लस अंग, यानी उपांग यानी अंग, यानी अंग का भाग, अंग का भाग। ठीक है। उत्तेजित, उत्तेजित की बात करें तो उत्तेजित का जो आपका होगा वो होगा उद उपसर्ग होगा। उद प्लस तेजित, उद प्लस तेजित, तो आपका उपसर्ग हो गया उद उपसर्ग हो गया। इसमें सिर्फ आपको उपसर्ग उपसर्ग लिखना है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए आगे कि किस शब्द, ये को जो शब्द है ये उपसर्ग और किस मूल शब्द से बना है, इसलिए मैं आपको लिखवा रही हूँ। आपको वहां पे अपनी एक एक सेकंड बचानी है ताकि आप अच्छे से अपना है वो पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पाओ। अब देखिए, अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे तो मान के चलिए कि जैसे आपने लिखा तो उसमें अगर आपको 4 नंबर भी मिले हो, चाहे वो पेपर 10 का हो लेकिन 4 नंबर आपको मिल गए, लेकिन आप मान के चलिए कि आपने ऐसा क्वेश्चन आया और उसमें आपने उपसर्ग पूछा था, उपसर्ग और आपने ये क्या लिखा उसका मूल शब्द भी लिख दिया। ठीक है, तो उसमें आपकी क्या है कि 1 मिनट चली गई, लेकिन आप 1 मिनट में अगर आपने इस प्रकार अच्छे से किया होता, जितना पूछा उतना ही बताया होता, तो उस 1 मिनट में आप 4 नंबर ले लेते। अगर वो 4 नंबर नहीं मिले तो आप देखिए कि आपकी रैंक है वो कहाँ से कहाँ चली जाएगी, और उसी 1 मिनट में आपने अगर 4 अंक प्राप्त कर लिए तो उस जगह से आपकी रैंक है वो कहाँ चली जाएगी। तो इसलिए है कि जो भी अपना पेपर है पूरा अटेम्प्ट करने की हमें पूरी कोशिश करनी है। अगला है दुरंत। दुरंत की बात करें तो इसमें वही है दुरुपसर्ग, दुरुपसर्ग, और दुरुपसर्ग के पास क्या आएगा अंत। दुरंत दुर प्लस अंत, जैसे हमने अभी लिखा था ना दुर प्लस आत्मा। अगला है निरुत्साह। निरुत्साह की बात करें तो इसमें दो उपसर्ग है, दो कौन कौन से, निर प्लस उद प्लस सा, सा मूल शब्द है, निर प्लस उद। तो मेरे को जहां तक लगता है कि हो सकता है कि एग्जामिनर अपनी सोच बदल दे और वो जो हम आज ये लिख रहे हैं कि उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए, दो दो शब्द बनाइए, उस जगह अगर ऐसा भी लिख दे कि आपको या तो ऐसे दे दे कि दो उपसर्ग या तीन उपसर्ग से बनने वाले शब्द दे दे और बोल दे कि इनके सारे के सारे उपसर्ग अलग कीजिए, या फिर आपको ऐसे भी बोल दे कि दो दो उपसर्गों से बनने वाले शब्द लिखिए, तो उसको ध्यान से देखना है आपको। संस्कृति की बात करें तो इसमें क्या बनेगा, सम उपसर्ग है, सम प्लस कृति, संस्कृति, सम प्लस कृति। बहिष्कार की बात करें तो बही विसर्ग प्लस कार, इसमें बही उपसर्ग है। तो ये मैंने आपको सारे के सारे करवाए, बही उपसर्ग, सम, निरुत्साह में निर, दुरंत में दुर, उत्तेजित में उद, उपांग में उप, और अगर हम बात करें उपांग के बाद दुरात्मा में दुर, दुष्कृत्य में दुस, प्रवीण में पर उपसर्ग। तो उपसर्ग का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं प्रत्यय के ऊपर। तो प्रत्यय का जो हमारा शब्द दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला है कि प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द बनाइए। दो दो शब्द बनाने हैं। तो सबसे पहले में जो दिया गया है वो दिया गया है ऊ प्रत्यय। ऊ प्रत्यय से देखिए आप, हम लिख सकते हैं कमाऊ, और बना सकते हैं चलाऊ, चलाऊ के बाद खाऊ। तो ये क्या है, ऊ प्रत्यय से बनने वाले शब्द है। आगे अगर हम बढ़े तो अगला हमारा जो प्रत्यय दिया गया है वो दिया गया है आओ प्रत्यय। आओ से जैसे चुनाव, जो भी हमारे राजस्थान में हाल ही में पीछे हुए हैं, चुनाव, बहाओ, सुझाओ और लगाओ। जो भी आपके एंड टाइम पे माइंड में आए आप वो ही लिख देना, क्योंकि जितना जल्दी क्लिक होगा उतने अच्छे से आप उसमें पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे। नी उपसर्ग की बात करें तो नी, सॉरी, प्रत्यय की बात करें तो इसमें आप लिख सकते हो ओढ़नी, ओढ़नी। इसके अलावा चलनी, इसके अलावा करनी, इसके अलावा भरनी। तो ये सारे नी नी प्रत्यय से बनने वाले शब्द है। ऊ प्रत्यय कमाऊ, चलाऊ, खाऊ, आओ, चुनाव, बहाओ, सुझाओ, लगाओ, नी, ओढ़नी, चलनी, करनी, भरनी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला जो प्रत्यय है वो है ज्ञ प्रत्यय। अगला क्या है, ज्ञ प्रत्यय। और आपको अगर याद हो तो मैंने अभी आपको पीछे भी एक ज्ञ प्रत्यय वाला जो आपका था उपसर्ग वाला, जिसमें मैंने आपको बताया क्या था कि अभिज्ञ, अभिज्ञ किससे बनता है, अभि प्लस ज्ञ, अभि प्लस
गे। अगर हम गे प्रत्यय की बात करें तो इससे हमारा जो शब्द होता है वो क्या क्या बना सकते हैं हम? एक तो अपन बना सकते हैं विशेषज्ञ। क्या बना सकते हैं? विशेषज्ञ। विशेषज्ञ। सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। नीतिज्ञ। नीतिज्ञ। और कौन सा बना सकते हैं? और जैसे मर्मज्ञ। और क्या बना सकते हैं? मर्मज्ञ। तो ये आप ज्ञ प्रत्यय से बनने वाले शब्द। अगला आता है एरा। एरा की बात करें तो एरा से अपन लिख सकते हैं जैसे ममेरा, चचेरा। और लिख सकते हैं अपन घनेरा, मोसेरा और अंधेरा, फुमफेरा। फुमफेरा, ममेरा, चचेरा, मोसेरा, ये सब भी अपन लिख सकते हैं। ममेरा, घनेरा, अंधेरा, फुफेरा। अगला है आऊ प्रत्यय। आऊ की बात करें तो चलाऊ, बिकाऊ, बिकाऊ और टिकाऊ, दिखाऊ, ये सारे आऊ प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। आन प्रत्यय। आन प्रत्यय की बात करें तो आन प्रत्यय से जैसे अपन लिख सकते हैं लदान, उड़ान, मिलान, मिलान, उठान, उठान। तो ये सारे के सारे आन प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। उठान, मिलान, लदान, उड़ान, ये सारे। अगला आता है ची प्रत्यय। ची प्रत्यय से देखें तो जैसे नकलची। क्या बन जाएगा? नकलची। बावर्ची, खाना बनाने वाले, बावर्ची। मसाल जलाने वाले, मसालची, मसालची। और कौन से बन सकते हैं? खजांची, खजाना में रहने वाले, खजांची। और भी अपन जैसे अफीमची, ये सारे बना सकते हैं। तो ये ची से बनने वाले, ची प्रत्यय से बनने वाले शब्द है। ईया प्रत्यय की बात करें तो ईया प्रत्यय से जैसे रसिया। और एक अपन बोलते हैं ना अपने घर में मुखिया, मुखिया। तो रसिया, मुखिया, दुखिया, बिटिया, दुखिया, बिटिया, बिटिया, खटिया, खटिया, डिबिया। डब्बे से बना ना डिबिया, छोटी छोटा डब्बा यानी डिबिया। तो ये सारे आपके ईया प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। अगला और जो लास्ट है प्रत्यय से वो है आपका इकी प्रत्यय। इकी प्रत्यय से जैसे अपन लिख देते हैं सांख्यिकी, सांख्यिकी। सांख्यिकी के अलावा कन देखे भौतिकी, भौतिकी। और अपन देखें तो मानविकी, मानविकी, यांत्रिकी, यांत्रिकी। तो ये सारे के सारे एक ही प्रत्यय से बनने वाले शब्द है। आज के जो 10 आपके प्रत्यय हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनमें से कुछ एक तो आपको 2 से 3 ऐसे मिलेंगे जो आपको कम याद थे, लेकिन मेन मोटिव अपना क्या रहता है कि हमें इसी क्लास में वो सारे के सारे याद करने हैं। बस बाद में ये रहे कि हम 3 से 4 दिन बाद है इस क्लास का फटाक से सिर्फ 10 मिनट में अच्छे से रिवीजन कर ले और 10 मिनट में ही हमें ना लगाएं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है पर्यायवाची का। निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। दो दो पर्यायवाची हमें इसमें लिखने हैं। सबसे पहला हमें दिया गया है जगत। सबसे पहला दिया गया है जगत। और जगत का अर्थ क्या होता है? संसार, दुनिया, विश्व। तो अपन सबसे पहले लिख देते हैं संसार। दुनिया लिख सकते हैं, विश्व लिख सकते हैं, भव लिख सकते हैं, जग लिख सकते हैं, जहान लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? जगती लिख सकते हैं। और विश्व और दुनिया तो लिख ही सकते हैं। तो ये सारे मैंने आपको बताए हैं। इनमें से जो भी आपके माइंड में उस टाइम एक बार में क्लिक हो वो अच्छे से हमको लिख देना है ताकि हमें सोचने में टाइम ना लगे। जरोखा। जरोखा का जो होता है वो क्या होता है? जैसे अपन बोलते हैं रोशनदान, रोशनदान, जरोखा, खिड़की, रोशनदान। और गवाक्स, गवाक्स। और एक क्या होता है? वायातन। तो ये आपके जरोखा के पर्यायवाची हैं। दीपक। दीपक की बात करें तो एक तो दीप, प्रदीप, दिया और एक गृहमणि। और इसको ज्योति भी अपन लिख सकते हैं, लेकिन आपको ज्योति तक जाने की जरूरत ही नहीं है। दीप, प्रदीप, दिया, यही आपके दीपक के पर्यायवाची हो जाएंगे।
अगला है नया। नए की बात करें तो सबसे पहला आता है नवीन, फिर आता है नव, नव्य, नव्य, नूतन यानी नया, नवेला, नवेला, अभिनव, ये भी लिख सकते हैं। तो अपन का नया का क्या आ जाएगा, नूतन, नव, नव्य और नवीन, नूतन, नवेला। ठीक है। अगला आता है पत्ता। पत्ता की बात करें तो पत्ता का सबसे पहले जो हमें याद रहता है वो रहता है पल्लव, पल्लव, और एक हमें याद रहता है पर्ण। बस हमें दो ही चाहिए। एक आप दल भी लिख सकते हो। भाई, भाई यानी भ्राता, सहोदर, सहोदर। तो ये दोनों चीज तो हमें सबसे पहले याद आते हैं, बस यही लिखना है। एक अपन भैया भी लिख सकते हैं, और सजाता भी लिख सकते हैं, और सैगर्भाल भी लिख सकते हैं, और बंधु भी लिख सकते हैं। लेकिन अपन को भाई का भ्राता, सहोदर, भैया, सजाता और सैगर्भा। आगे बढ़े, अगला हमें दिया गया है माता। माता का अगर हम पर्यायवाची की बात करें, सबसे पहला माँ, जिसमें हमारा पूरा मुंह ही भराता है कि माँ, जननी, जननी। और अपन लिख सकते हैं अम्बा, अम्बा के बाद है जन्मदायिनी, जन्मदायिनी। तो ये हमारे माता के पर्यायवाची हो गए, जन्मदायिनी। परसु भी लिख सकते हैं, परसु। लेकिन आप माँ, जनी, अम्बा, जन्मदायिनी ये तो हमें अच्छे से याद भी हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट बी की ओर। और पार्ट बी में जो हमने कल आपको आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन था निम्नलिखित कथन का हास्य स्पष्ट करते हुए भाव विस्तार कीजिए, लगभग समय सीमा 150 शब्द। और हमारा जो कथन था वो क्या था, अविवेक है वो आपत्तियों का घर है, अविवेक आपत्तियों का घर है। सबसे पहले मैंने एक चीज बात आपको बताई है, चाहे आप निबंध लिखो, आप भाव विस्तार यानी पलवन लिखो, तो इनमें जो आपको, इसमें तो आपको कथन दिया जाता है, कभी कोई पंक्ति दी जाती है, कोई भी कोई अवतरण दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें आप है, आप सबसे पहले तो जो हमें पंक्ति दी जाती है उसका पहले हमें सोचते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। फिर पहले सबसे पहले उसका अर्थ लिखते हैं 2 से 3 लाइनों में। इसी प्रकार निबंध में भी आपको 4 से 5 लाइनों में है, जो भी हमें विषय दिया जाता है उसके बारे में लिखना होता है, यानी एज ए आपको उसका अर्थ ही समझाना होता है। उसके बाद अर्थ बताते ही उस चीज की विशेषता मान लीजिए आप, कि उसके बारे में हमें लिखना होता है, यानी उसकी विशेषता। अब इसमें देखिए, हमें कथन दिया हुआ है अविवेक आपत्तियों का घर है। हमें क्या लिखा है कि अविवेक का अर्थ, विवेक से काम है न लेना या ज्ञान की कमी होना। अविवेक ऐसा दुर्गुण है जो सभी सद्गुणों को ढक देता है, ठीक है। इसके अभाव में व्यक्ति अपने उचित अनुचित को जान नहीं पाता। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि अविवेकी व्यक्ति दुखों से घिरा रहता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य को विवेक की परम आवश्यकता होती है। विवेक मनुष्य को विचारशील, धैर्यवान और साहसी बनाता है। अब इसमें आपने दो चीज नोटिस की, एक तो अविवेक आपत्तियों का घर है, तो ये तो एक कथन बोला गया है, तो इसका हमें समझाने के लिए यही है कि जिसमें विवेक ही नहीं होगा तो अविवेकी व्यक्ति होगा, तो ये उसका एक गुण नहीं है, दुर्गुण है, तो उससे वो गलत चीजें करेगा, गलत चीज करेगा तो उस पर आपत्तियां आएंगी, आपत्तियां आएंगी तो वो आपत्तियों का घर हो गया, ठीक है। अब हमें अविवेक का सबसे पहले हमने अर्थ बता दिया कि अविवेक होता क्या है। फिर हमने क्या बोला कि ऋग्वेद में भी कहा गया है। अब ये जो लाइन है ना, ये आपको 1 से ½ नंबर, 1 से यानी आधे से 1 नंबर है, आपके यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। सबसे पहले अर्थ बताएंगे कि अविवेक का अर्थ है विवेक से काम न लेना, यानी उस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होना। अविवेक एक दुर्गुण है जो सभी उसके अच्छे काम होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, उनको ढक देता है। इसके भाव में व्यक्ति अपने उचित अनुचित को जान नहीं पाता। और ऋग्वेद में भी कहा गया है कि अविवेकी व्यक्ति दुखों से घिरा रहता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य को विवेक की परम आवश्यकता होती है। विवेक मनुष्य को विचारशील बनाता है, धैर्यवान बनाता है और साहसी भी बनाता है। आगे अगर हम बढ़े तो विश्व में सभी प्रकार के कल्याण, सुख, संपदा एवं प्रगति का मूल मंत्र है वो क्या है, विवेक है। जबकि अकल्याण, दुख, विपत्ति का प्रमुख कारण है मनुष्य का विवेकी होना, मनुष्य का अविवेकी होना या फिर विवेकी न होना, आप यहाँ पे लिख सकते हो। हमारा मस्तिष्क हमारे सभी कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण करता है, अतः मस्तिष्क में विवेक का होना अत्यावश्यक है।
विवेक की प्राप्ति के लिए सत्संग यानी अच्छा वातावरण का होना भी अत्यावश्यक है। यहाँ पे सत्संग का मीनिंग क्या है? अच्छा वातावरण। विवेकी होना विद्यार्थी वर्ग एवं अधिकारियों के लिए और भी अत्यावश्यक हो जाता है, क्योंकि विवेकी होने पर विद्यार्थी अपने अध्ययन में और जो अधिकारी वर्ग है वो सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति में वांछित परिणाम में प्राप्त कर पाएंगे। अविवेकी मनुष्य सर्वदा आपत्तियों दुखों से घिरा रहता है। इतिहास में भी हम ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब ये चीज यहाँ पे हमने लिख दी। सबसे पहले मैंने आपको वहां पे बताया था कि हम ऋग्वेद के बारे में बताया, अपनों ने यहाँ इतिहास के बारे में, और अब आगे हम एक से दो एग्जाम्पल दे देंगे ना, तो ये हमारे आंसर को और भी अच्छा है वो बना देगा, तो हमारा कंटेंट है वो A1 बन जाएगा। इतिहास में भी हम ऐसे उदाहरणों को देखने को मिलते हैं, जैसे नंद वंश का पतन। नंद वंश का पतन क्यों हुआ था? क्योंकि घनानंद में क्या नहीं था? विवेक नहीं था। इस वंश के शासकों के अविवेकी होने के कारण ही हुआ है। मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण के समय भारतीय शासकों के अविवेक के कारण भारतीय शासकों को पराजय झेलनी पड़ी। इस प्रकार अनगिनत उदाहरण इस ओर संकेत करते हैं कि अविवेक ही आपत्तियों का जन्मदाता है या फिर आपत्तियों का घर है। आपने सारी चीजें अच्छे से पढ़ी होगी, बस एक बार आप इसको समझ लोगे ना, तो फिर आप अपने आप ही लिखने के लिए आपके पास कंटेंट होगे, शब्द होगे, अपने पास मैटर होगा काफी कि हाँ हम एक चीज को आपने समझ लिया। समझने के बाद है से अपन को एक चीज आप याद रखना, जब आपने किसी चीज को समझ ली ना तो उसे रटने की जरूरत नहीं होती। आपके पास से शब्द है वो खुद ब खुद बनने लग जाते हैं, खुद ब खुद आपका हाथ है वो चलने लग जाता है। माइंड में ये भी नहीं है कि सोचने के लिए हमें एक बार रुकना पड़ता है, नहीं, आगे से आगे आपका माइंड है वो लाइनें बनाता जाता है। आगे देखें। अतः उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट है कि अविवेक मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह मनुष्य की राह में सबसे बड़ा अवरोधक है। इसके कारण ही मनुष्य में अहंकार, दंभ, छल कपट जैसे दुर्गुणों का जन्म होता है। इसलिए कहा गया है कि विवेक के भाव में मनुष्य आपत्तियों से गिरकर दुखी होता है। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। बिल्कुल इजी वे में मैंने इसको लिखा है, आपको समझाया भी है कि किस प्रकार आप इसमें है क्या चीजें ऐड कर सकते हो, जिससे आपका जो कंटेंट है, आपका जो आंसर है वो दूसरों से बेहतर लगे। और मैंने हर बार आपको बोला है, चाहे आपके जो ये आपका जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो जब हमारा सिलेक्शन होता है, जब रैंक की बात होती है ना, जब आधे आधे और 1/4 नंबर के लिए ही है, वो बोलते हैं ना लड़ाई होती है रैंक के लिए, इतने इतने नंबर से ही हमारी रैंक है वो निर्धारित है। शुरू की आप रैंक देखना, उनमें कितने कितने नंबर का फर्क रहता है। तो जब हमारे मान के चलिए हर क्वेश्चन में 1/4 या 1/2 इतने की अगर हमारी बढ़ोतरी होती है, तो लास्ट में जाने पर हमारे कितने 4 से 5 नंबरों की बढ़ोतरी हो जाती है, जो कि हमारी रैंक है वो अच्छी खासी बना देती है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट टेस्ट का जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको विषय एक ही दिया गया है, तो आपको इस पर लिखना है न्यायिक सक्रियता और लोकतंत्र। न्यायिक सक्रियता और लोकतंत्र, इस पर आपको क्या लिखना है? निबंध लिखना है। अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है आप करोगे, कल हम इस पर फिर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि इसको हम किस प्रकार से अच्छा निबंध लिख सकते हैं। तो चलिए कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।